प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। राधा, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी बस। राधा, तुम समझ तो गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ तो गई हूँ, लेकिन जब तक तुम बताओगे नहीं जानूंगी कैसे। देखो राधा, हम लोग रोज यहाँ मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हाँ होगा। राधा, तुम जानती तो होगी किस वजह से हम लोग रोज यहाँ मिलते हैं। तुम बुलाते हो मैं आ जाती हूँ। राधा, देखो राधा, राधा, राधा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राधा, राधा, तुम इस तरह हंस कर रही हो राधा। क्या तुम भी मुझसे सच सच राधा, सच? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा हो तुमसे मतलब? तुम दोनों ने प्रेम करने की अनुमति ले रखी है क्या? लेकिन कोतवाल साहब, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारी शादी होने वाली है। हम भी किसी चीज से प्रेम करते हैं। कोतवाल साहब, हाँ ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, लेकिन देखो ज्यादा वातावरण खराब करना मेरे नगर का। कहीं लोग ऐसा ना कहें कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ठीक है? ठीक है कोतवाल साहब। बहुत दुष्ट आदमी है। तुमने क्या दिया उसको? कुछ नहीं। नहीं, तुमने जरूर उसे कुछ दिया। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं। वो तुमसे लेके क्या गया है अभी? छोड़ो राधा, हमें इन बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ये भी कोई बात हुई? मैं अभी इसकी राजा से शिकायत करती हूँ। राधा, रुको राधा। नहीं, मैं शिकायत करूंगी। सुनो तो राधा। दीवान जी, दूर देश से एक चावल का व्यापारी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। दूर देश से व्यापारी? चावल? ठीक है, भेज दो उसे। प्रणाम, पधारिए। धन्यवाद महोदय। मैं दूर देश से व्यापार की तलाश में भटकता हुआ आपके देश में आया हूँ। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अजी, सेवा तो हम आपकी करना चाहते हैं। मैं आपको ये एक भेंट देना चाहता हूँ। भेंट? जी हाँ, इसमें एक दुर्लभ किस्म का हीरा लगा हुआ है, आप इसे स्वीकार कीजिए। व्यापारी, काम की बात करो। हम वो इंसान नहीं जो एक हीरे पर बिक जाएं। हमने तो सुना था कि तुम चावलों के व्यापारी हो, लेकिन तुम तो हीरे के व्यापारी निकले। दीवान जी, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं जिससे आपको एक नहीं ऐसे हजारों हीरे दे सकता हूं। कहिए, क्या है आपका प्रस्ताव? दीवान जी,
आप तो जानते ही हैं कि इस बार हमारे देश में चावल की पैदावार बहुत कम हुई और आपके देश से चावल बाहर ले जाने की अनुमति नहीं। हम चाहते हैं कि आप गुप्त रास्ते से हमें चावल बाहर ले जाने की अनुमति दें। मैं आपको इसके लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। मुंह मांगी कीमत? जी। 6 और 4 10। जी 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 10% मंजूर है। महामंत्री जी। जी महाराज। राज्य का काम ठीक ढंग से तो चल रहा है ना? जी महाराज, हमारे कोतवाल जी का कहना है कि हमारे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। हमारे दीवान जी कहते हैं कि हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है और हमारे सेनापति जी सीमाओं की रक्षा बड़ी ही खूबी से कर रहे हैं। बहुत अच्छा। महाराज की जय हो। कहो दरबान, क्या बात है? महाराज, जनता के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त दरबार चल रहा है, उन लोगों से कहो कि बाद में आकर मिले। जी। यदि उनकी कोई समस्या है तो वो मुझसे अकेले में आकर मिल सकते हैं। जी। ठहरो दरबान, उन आदमियों को अंदर आने दो। जी। महामंत्री जी, इस दरबार का, मेरा, तुम्हारा, इन सभी मंत्रीगणों का एक ही कर्तव्य है और वो है जनता की सेवा। अगर हम जनता से ही नहीं मिलेंगे तो फिर इस दरबार का, मेरा, तुम्हारा और इस राज्य का क्या महत्व है? महाराज की जय हो। महाराज की दुहाई हो। आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में हमारी जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। हमारे दरबार आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। महाराज, मैं राजनर्तकी की पुत्री राधा हूँ। क्या आपके राज्य में प्रेम करने की अनुमति नहीं है? नहीं लड़की, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपका अनुचर मुझे अपने प्रेमी से मिलने क्यों नहीं देता? महाराज की जय हो। महाराज, मैं अपनी प्रेमिका के साथ शांति से वाटिका में बैठा था महाराज, मगर आपके कोतवाल ने मुझसे वहां बैठने का कर मांगा महाराज। महाराज, मैंने तो सुना था आपके राज्य में बहुत न्याय है। महाराज, अब ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, हे अन्नदाता, क्या बताऊं महाराज। आपके कोतवाल जी ने मुझे बहुत मारा और मेरी मुर्गियों को ले गया महाराज। मैं और मेरा परिवार किसी तरह भी जीवन यापन कर लेता था महाराज। हम आप बताएं, अब मैं क्या करूं महाराज? तुम बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है? महाराज की दुहाई हो। महाराज, आजकल बाजार में चावल बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं और मिलते भी हैं तो बहुत ही महंगे दामों पे मिलते हैं। हम गृहिणियों की बहुत ही बुरी हालत है महाराज। घर चलाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है महाराज, बहुत मुश्किल हो रहा है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। दीवान जी, इस बार धान की फसल तो अच्छी हुई थी, फिर ये चावलों की कमी कैसे हो गई? उनके दाम कैसे बढ़ गए? हमारे राज्य में जनता को चावल नहीं मिल रहे, ये सब क्या हो रहा है? जी महाराज, मैं पता लगाता हूं महाराज। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं महाराज। बांसुरी बजाकर अपना दिल बहला लेता हूं महाराज। लेकिन कल आपके नगर कोतवाल ने मेरी बांसुरी मुझसे छीन ली महाराज। आप ही बताइए महाराज, क्या आपके राज्य में बांसुरी बजाना कोई जुर्म है महाराज? महाराज की दुहाई हो महाराज। महामंत्री जी, सुन रहे हैं आप? कोतवाल को हाजिर किया जाए। महाराज, आपने मुझे याद किया।
कोतवाल, तुम्हारे खिलाफ हमें जनता की बहुत शिकायतें मिल रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है। महाराज, मैं तो अपना कार्य ठीक से कर रहा हूं। मुझे लगता है ये कोई शत्रुओं की चाल है। हमारे सामने तुम्हारे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहां से। जो आज्ञा। महाराज, कोतवाल साहब अब फिर से तो हम सबको परेशान नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें और निश्चिंत होकर यहां से जाएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके कष्टों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। महामंत्री जी, आप हमें राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति, चावल तथा अन्य सामग्री की उपलब्धि, इन सब की सही सही जानकारी कल सुबह तक अवश्य दें। जो आज्ञा महाराज। इन सब के बाबत सारी जानकारी मैं कल तक अवश्य ही दे दूंगा महाराज। क्या हमारे राज्य में ईमानदार लोगों की इतनी कमी हो गई है कि हमारे ही द्वारा नियुक्त किए गए लोग जनता को परेशान कर रहे हैं? महाराज, क्यों ना हम जनता में से ही कोई ईमानदार व्यक्ति चुनकर उनको राज्य के महत्वपूर्ण कार्य में लगाया जाए। मगर हम जनता में से ऐसे आदमी का चुनाव कैसे करें जो राज्य का काम सही ढंग से और पूरी ईमानदारी से करे? पिछले कोतवाल की जगह हमने नया कोतवाल नियुक्त किया, सोचा था कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा, मगर उसने भी जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। महाराज, चावल की कमी होने और उसके दाम बढ़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस बात का पता हम लगा लेंगे। महामंत्री जी। जी महाराज। जब तक चावलों के दाम बढ़ने की वजह का पता न चल जाए, दीवान जी का काम भी आप ही संभालेंगे। और हां दीवान जी, आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए। आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। दरबार की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। आप शाम के समय थोड़ा बाहर टहल लिया करिए रानी माँ, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। हाँ, सेहत? लीला, तुम ठीक कहती हो लीला। हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब हमसे ज़्यादा चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करूं? रानी माँ। हाँ? शायद महाराज आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ठीक है जी, उन्हें आने दो और तुम जाओ। जो आज्ञा रानी माँ। रानी माँ, प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है रानी माँ? ठीक है। बेटे, तुम ठीक तो हो ना? आज बहुत उदास लग रहे हो। राज्य में सब सुख शांति तो है ना? रानी माँ, अगर जनता परेशान हो तो राजा सुख चैन से कैसे रह सकता है? ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन अपने राज्य की परेशानी को निवारण क्यों नहीं करते? रानी माँ, लगता है हमारे राज्य में ईमानदार आदमियों का अकाल पड़ गया है। अच्छा? हाँ रानी माँ, मैं जब भी किसी भी आदमी का राज्य के किसी कार्य के लिए भी चुनाव करता हूँ, पहले तो वो ठीक ढंग से काम करता है, मगर क्या? मगर बाद में लालच में आकर वो जनता का शोषण करने लगता है। ऐसी बात है? हाँ रानी माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किस व्यक्ति का चुनाव करूं जिससे कि राज्य का कार्य सुचारू ढंग से चले और जनता परेशान भी ना हो। बेटे, लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न है और इसका जवाब तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सुखी रहे बेटे, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। प्रधानमंत्री जी, आपने कल वाले मसलों की जांच की? जी महाराज, इन दस्तावेजों में राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा धान और खाद्य सामग्री की उपलब्धता के बारे में सारी जानकारी मौजूद है।
महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचर विभाग से एक जरूरी संदेश मिला है। गुप्तचर विभाग से? बोलो, क्या संदेश है? हमारा पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उसके सैनिक हमारे राज्य पर 2 या 3 दिन में कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण? उनकी ये हिम्मत! वो शायद ये नहीं जानते कि हम हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। सेनापति, तुरंत तुम सारी सेना लेकर सीमा पर पहुंचने की तैयारी करो। महाराज, हमारे होते हुए कोई दुश्मन हमारी सीमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ठहरो राजन, अभी नक्षत्रों का प्रभाव तुम्हारे हक में नहीं है। शनि का प्रकोप इस वक्त राष्ट्र पर छाया हुआ है। अगर तुमने अभी इस वक्त युद्ध शुरू किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये आप क्या कह रहे हैं राजजोशी जी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन। समय? सितारे? तो क्या हम समय और सितारों के अधीन होकर उन्हें आक्रमण करने दें? जब तक सही समय नहीं आ जाता आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। समस्त मंत्रीगणों, अब आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? इस समय मेरे सामने 3 प्रश्न उभर कर आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि मुझे कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये कि हम किस व्यक्ति को किस काम पर लगाएं कि राज्य का सारा काम सुचारू ढंग से चल सके। कहिए राजजोशी जी, क्या आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब है? क्या आपके पास मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर हैं? महाराज, मेरे विचार से राज्य के कार्य के लिए शक्तिशाली लोगों का होना चाहिए, क्योंकि इस काम को शक्तिशाली लोग ही बलपूर्वक कर सकते हैं। कहिए मंत्री जी, क्या आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं? महाराज, मेरा विचार है कि आपको कोई जादूगर नियुक्त करना चाहिए और उसे मंत्री का दर्जा दिया जाए। वो जादूगर अपने जादू से भविष्य को देखकर किसी भी आने वाली समस्या का समाधान अपने जादू के ही जोर से यूं कर सकता है। आज का दरबार यही स्थगित होता है। अरे ये क्या? रानी मां, मैं चाहता हूं कि राज्य का सारा काम सुचारू ढंग से चले। मैं ये भी चाहता हूं कि मुझसे कोई गलती ना हो। इस संबंध में मेरे दिमाग में 3 प्रश्न आए हैं। कल तक तो एक ही प्रश्न था, आज ये 2 प्रश्न और कहां से आ गए? ये तीनों प्रश्न तुम्हारे हैं क्या? जरा मैं भी तो सुनूं। मेरा पहला प्रश्न है कि मैं कौन सा काम किस वक्त करूं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं किस कार्य को पहले करूं और किस कार्य को बाद में करूं। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि मैं किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए नियुक्त करूं। अब तुम बहुत थक चुके हो, कुछ दिन जाके वन में भ्रमण करके आओ। मां, मैं वन में एक साधारण व्यक्ति बनकर जाऊंगा और सत्य की तलाश करूंगा और अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढता हूं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये इतना सुंदर और तेजस्वी व्यक्ति इस घने जंगल में क्या कर रहा है? हे महापुरुष, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ओम नमः शिवाय। मृगनयनी सी आंखें मेरे दिल को घायल कर रही हैं। सुंदर कपोल, लाल होंठ, मंद मंद मुस्कान। देवी, तुम कौन हो? हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला है। हे देवी, मैं बहुत प्यासा हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा जल दे सकती हो? देवी, तुम्हारी सुंदरता को शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारे यहां होने के एहसास ने मेरे रोम रोम को झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसा लगता है मानो मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा हृदय सब तृप्त हो गया है। तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी करता है, उसकी था पाने को जी करता है। अपनी आंखें खोलो देवी, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे लिए एक भिक्षुक हूं देवी। क्या तुम मुझे अपने प्रेम की भिक्षा दोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं देवी। परंतु आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें तो ये विवाह स्वीकार है ना? राजन, हमें तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं पिताजी हमारे इस विवाह की स्वीकृति देंगे कि नहीं। घबराओ नहीं शकुंतला, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता हमें विवाह की अनुमति अवश्य देंगे। राजन, मैं आपको अपने मन से अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए स्वामी। अच्छा शकुंतला, ये बताओ तुम्हारा घर कहां पर है? वो सामने। अच्छा शकुंतला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पिता से अभी अनुमति लेकर आता हूं। कोई है? कोई है अंदर?